सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम के इस स्पेशल और एक्सक्लूसिव कार्यक्रम में स्वागत है मित्रों, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के मुद्दों और आपके प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आपके इंटरव्यू से जुड़े करंट अफेयर्स के इशूज पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके दैनिक मुद्दों से जुड़ा हुआ हो। और आज बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है। आज पर हम एक जो आपके इंटरव्यू के लिए एक इशू जो शुरू हुआ है, अल्पसंख्यक संस्थान क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। उच्चतम न्यायालय द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पर अपना एक निर्णय भी दिया गया है। कल की न्यूज में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। साथ ही साथ आज कैसे ऐसे ही कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को भी देखेंगे, इकोनॉमिक इश्यूज को भी देखा जाएगा। साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स के साथ साथ आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जिस पर हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग दैनिक जागरण के इस राष्ट्रीय न्यूज से, जिसमें 4 वेद 4 युग और अयोध्या के 4 पथ की बात कही गई है। अब यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि ये कौन सा पथ है, ये 4 पथ कौन सा है। साथ ही साथ आज आप देखेंगे आज 12 जनवरी है और आज युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी है। आज युवाओं को एक संकल्प शक्ति के साथ आज अपने आराध्य और एक तरीके से सबसे बड़े मार्गदर्शक जो हैं युवाओं के, कौन है, स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलने की भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और आज उनके इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के साथ कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें और कभी रुके नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने कर्तव्य पथ की ओर सदैव अग्रसर रहना है। आते हैं, शुरुआत करते हैं। 4 वेद 4 युग और अयोध्या के 4 पथ। देखिए, अयोध्या धाम, जिसे आप अयोध्या जी कह रहे हैं, रामनगरी आ रहे हैं, लोगों को दिखा रहे अर्थ धर्म काम और मोक्ष की राह, ठीक है। धर्म पथ, राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ, ये अद्भुत है। 4 है। यहाँ से आज से प्रश्न पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अयोध्या के लिए 4 पथ की जो बात कही गई वो कौन कौन से 4 पथ हैं। वो 4 पथ आपके ये हैं: धर्म पथ, राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ, ये हैं। तो देखिए, लता मंगेशकर चौक बनाई गई है। लखनऊ गोरखपुर हाईवे से जोड़ने वाला 2 किलोमीटर वाला 4 लेन का धर्म पथ बनाया गया है और शहादतगंज से लता मंगेशकर चौक को जोड़ने वाला 12 किलोमीटर का राम पथ है। राम पथ से ही लगा श्रृंगार घाट से हनुमानगढ़ी तक का जाने वाला 4 लेन का भक्ति पथ है और इसी तरह राम पथ पर ही सुग्रीव किला बिरला धर्मशाला से होते हुए राम जन्मभूमि को जाने वाला 2 लेन का 580 मीटर का जन्मभूमि पथ है। तो ये 4 पथ हैं। ये 4 पथ बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में 4 पथ कौन कौन है, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ईश्वरता में प्रवेश का प्रतीक हनुमत निवास, ठीक है। तो एक तरीके से आपसे इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। हर पथ पर राम का जीवन चरित्र उकेरा गया है और आप जानते हैं कि वह राम ही है जिनके जीते और मृत्यु होते समय वही अगर किसी के मुख से निकल जाए तो क्या होता है, हमारे सनातन धर्म में उसी को मोक्ष की संज्ञा दी जाती है और हर समय राम के नाम का ही उच्चारण होता है। जन्म के साथ हे राम, मृत्यु के समय भी हे राम। तो अरे राम, हे राम, ये सब क्या है, ये सब भगवान राम के उस मोक्ष प्रदायनी और भक्ति स्वरूपा शब्द हैं जिसको युगों युगों तक हमारे सनातन धर्म में लोग अपनाते रहे। तो फिलहाल ये धर्म का मार्ग हो गया, लेकिन आपके शिक्षा और आपके विद्या से जुड़ा हुआ ये पॉइंट यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है आपके लिए, आप देखेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा शक्ति ग्रामोदय का भाव कर रही सशक्त स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश का संपूर्ण विकास तभी संभव हो जब गांव उन्नत पथ पर बढ़े और 2 युवाओं की, ठीक है, इसी रूप में युवा शक्ति को ग्रामोदय का भाव जगा करते हुए इस रूप में इनको प्रस्तुत किया गया है। अर्थात युवा शक्ति का जो स्तंभ है वो कौन है, हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं। आज उनकी जन्म शताब्दी है। चीन सीमा पर यथास्थिति बहाल होने तक नहीं घटेगा सैन्य बल, सेना प्रमुख बोले। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात स्थिर लेकिन संवेदनशील बना हुआ है। जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि सेना हाई ऑपरेशन मोड में बनी रहेगी।
तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर एक देखिए, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके आईआर के मुद्दे पर आपका ये प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों के दृष्टिकोण से आपका महत्वपूर्ण न्यूज है ये आपके लिए। ठीक है, तो चीन सीमा पर यथास्थिति बहाल होने तक नहीं घटेगा सैन्य बल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभु ये सेना प्रमुख बोले हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी, ठीक है, एलओसी एलएसी बहुत अंतर पूछा जाता है। एलएसी रेखा पर हालात स्थिर लेकिन संवेदनशील बने हुए हैं। अप्रैल 2020 की स्थिति लौटने के पहले लक्ष्य के बाद ही सैनिकों को हटाने पर बल दिया गया। भूटान चीन सीमा वार्ता पर भी सेना की नजर, म्यांमार सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा के हालात को स्थिर मगर संवेदनशील करार देते हुए सेना प्रमुख ने कहा है कि जब तक एलएसी पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल नहीं हो जाती है तब तक सीमा से सैनिकों की मौजूदा तैनाती नहीं घटाई जाएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद ही सैनिकों को हटाने के बारे में कोई विचार किया जाएगा। तो ये ऐसा स्टेटमेंट है आपके सेना प्रमुख का है। 417 म्यांमार के सैनिक और कुछ लोग वहां से भी आए हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय। हमने असम राइफल की 20 बटालियन भारत म्यांमार सीमा पर तैनात कर दी। सेना के 2024 के प्रमुख लक्ष्यों की चर्चा करते हुए जनरल पांडे ने कहा कि सुरक्षित मोबाइल नेटवर्क बनाने के लिए ही सिक्योर आर्मी मोबाइल वर्जन हमने बनाया है। सिक्योर आर्मी मोबाइल वर्जन बनाया गया है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके तहत 35,000 मोबाइल हैंडसेट इस साल लिए जाएंगे, जिसमें से 2500 की आपूर्ति हो चुकी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का आतंकी हिंसा और घुसपैठ को समर्थन जारी है, ये भी सेना प्रमुख ने कहा है। तो इस तरीके से चलिए आगे चलते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज है, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। ठीक है, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच किया जा सकता है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। नई सरकार बाद में पूर्ण बजट पेश करेगी। सरकार उस वर्ष अंतरिम बजट पेश करती है जब देश में चुनाव होने वाले होते हैं और पूर्ण बजट पारित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। आम चुनाव की घोषणा से पहले 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र होगा। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को की गई थी। 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदान हुआ था। तो आम बजट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपका अंतरिम बजट है जो 31 जनवरी से और 9 फरवरी तक चलेगा। स्वच्छता के 7वें शिखर पर पहुंचा इंदौर, सूरत भी अव्वल। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। आइए देखिए क्या है इसमें। स्वच्छता सर्वेक्षण में महाराष्ट्र राज्यों में शीर्ष स्तर पर है। इंदौर स्वच्छता के 7वें शिखर पर पहुंच गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2030 में इंदौर को शीर्ष स्थान सूरत के साथ साझा करने पर कुछ, ठीक है, तो पहले पर ये दोनों जो क्या हैं इस रूप में आए हैं। ठीक है, नवी मुंबई है, फिर विशाखापत्तनम है, भोपाल है, विजयवाड़ा है, एनडीएमसी, तिरुपति, ग्रेटर हैदराबाद है, पुणे, यानी टॉप 10 में उत्तर प्रदेश का कोई नहीं है। इंदौर और सूरत पिछले वर्ष पहले और दूसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन इस बार सूरत ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मुकाबला टाई कर दिया है। दोनों 7 स्टार रेटिंग वाले शहर हैं। पिछले वर्ष से तुलना की जाए तो शीर्ष 4 स्थानों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन भोपाल 6वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है। विजयवाड़ा पिछले वर्ष में 5वें नंबर था, लेकिन इस बार वो 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। तो इस तरीके से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए प्री प्लस इंटरव्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 राज्य के स्तर पर देखा जाए तो राज्य के स्तर पर महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश को पछाड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर रहा है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दो शहर सबसे साफ शहरों में 1 लाख व 1 से अधिक आबादी वाले शहरों में शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये रहा है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जो आपके प्रीलिम्स और इंटरव्यू दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आते हैं। स्वच्छ रैंकिंग में एनडीएमसी को 7वां, एमसीडी को मिला 90वां स्थान। अगर हम राजधानी के क्रम में देखें तो देश की राष्ट्रीय राजधानी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को पहले ही स्वच्छ सर्वेक्षण में 7वां स्थान मिला है, लेकिन एनडीएमसी के बाहर दिल्ली नगर निगम
को 90वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये रहे हैं आपके वंश की चिंता में बहुओं को, ये है महिला, अगर आप देखें तो वंश की चिंता में बहुओं को परेशान करने वाले ससुरालियों को शिक्षित करने की आवश्यकता। ऐसा क्या है, हाईकोर्ट ने एक तरीके से दहेज उत्पीड़न के मामले में एक तरीके से टिप्पणी करते हुए इनको एक निर्देश जारी किया है, जो कि एक सोशल इशूज है, सामाजिक चिंता का विषय है और उस पर ध्यान देने की बात है। एयूडी में भारतीय ज्ञान परंपरा का शुरू होगा स्नातकोत्तर डिप्लोमा। चलिए, इधर से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम मोदी आज करेंगे भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, भारत का सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है अटल सेतु। भारत का सबसे लंबा पुल है अटल सेतु, लंबाई है 22 किलोमीटर, समुद्र के ऊपर 16 किलोमीटर और जमीन पर 5.5 किलोमीटर है। 6 लेन का पुल है और इस पर ट्रैफिक हर दिन 70,000 वाहन गुजरेंगे। 250 रुपये के टोल टैक्स के साथ 2 घंटे का सफर इस पर होगा। ये है, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मायानगरी का मेकओवर करने वाले भारत के सबसे लंबे माने जाने वाले सागरीय समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। इस पुल की लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके प्री प्लस इंटरव्यू दोनों के लिए है। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सभी के लिए है। मेंस के लिए तो बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। प्रधानमंत्री मोदी इस पुल पर मुंबई के सीवड़ी की तरफ से यात्रा शुरू कर कुछ ही मिनटों में नवी मुंबई के निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के निकट पहुंचेंगे। ये पुल भारत में समुद्र पर बना अब तक का सबसे लंबा पुल है, जिसकी समुद्र के ऊपर लंबाई 16 किलोमीटर है और जमीन पर 5.5 किलोमीटर है। 17,863 करोड़ की लागत से बने 6 लेन की इस पुल में दोनों तरफ 6 लेन का पुल है, एक आपातकालीन लेन भी बना हुआ है। इस पर चौपहिया वाहन 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। इसके लिए एक तरफ का टोल टैक्स 250 रुपये रखा गया है। ठीक है, मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत जाने की दूरी भी इससे कम हो जाएगी। मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की कनेक्टिविटी भी इससे होगी। इस तरीके से ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विकास है भारत का। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाए गए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है भारत के लिए। ठीक है, तो अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, इस रूप में इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके प्रीलिम्स प्लस के दृष्टिकोण से। राजनाथ की ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से रक्षा सहयोग बढ़ाने पर गहन वार्ता, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में आप देखिए, राजनाथ सिंह की अभी ब्रिटिश यात्रा हुई, तो राजनाथ सिंह की ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से रक्षा सहयोग बढ़ाने पर गहन वार्ता हुई। गर्मजोशी भरी मुलाकात में सुनक ने मिलकर काम करने पर जताई सहमति। पहले ब्रिटिश हिंदू पीएम को राम दरबार की प्रतिमा भेंट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात करके रक्षा सहयोग बढ़ाने के कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर गहन बातचीत की है। गुरुवार को अपने 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरे के समापन पर आर्थिक विषयों पर विचार विमर्श के दौरान दोनों नेताओं ने मुलाकात की। ब्रिटेन के पहले हिंदू पीएम ऋषि सुनक को राम दरबार की प्रतिमा भी भेंट की गई। ब्रिटेन दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम ऋषि सुनक के आधिकारिक निवास पर मुलाकात के दौरान दोनों के संबंधों को बहुआयामी बनाए जाने पर बल दिया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज है आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को निचले सदन के सदस्य के रूप में बसपा नेता अफजाल अंसारी की अयोग्यता को रद्द कर दिया है। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में बसपा नेता अफजाल अंसारी की सजा, ये भी एक महत्वपूर्ण है। दवा निर्यात को सुगम बनाने पर अमेरिका से बात करेगा भारत। यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम की बैठक में अमेरिकी वीजा नियमों को अक्सर चर्चा में रहता है, अमेरिका के साथ वीजा नियम। ठीक है, तो वीजा E1 और E2 के संबंध में आप देखते हैं कई प्रकार के जो वीजा हैं, तो उसमें वीजा E1 और E2 का जो संबंध है वो आपके इन निर्यात कारोबारियों के लिए, आयात निर्यात से जुड़े कारोबारियों को E1 वीजा की जरूरत पड़ती है और अमेरिका में निवेश के आधार पर काम करने वालों को E2 वीजा की जरूरत पड़ती है। तो ये दो आपसे पूछा जा सकता है। एक बार ये प्रीलिम्स
में भी पूछा गया है, आयात निर्यात के से जुड़े कारोबारियों को E1 वीजा की जरूरत पड़ती है और अमेरिका में निवेश के आधार पर काम करने वाले लोगों को E2 वीजा की जरूरत पड़ती है। तो E1 और E2 वीजा ये इंपॉर्टेंट है इस समय। ठीक है, उत्तर प्रदेश को अगले महीने तक 5 और हवाई अड्डे मिलेंगे, सिंधिया। उत्तर प्रदेश में इस समय हवाई अड्डों की संख्या देखने लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य है, जिसमें 5 हवाई अड्डे इस रूप में हैं। ये हवाई अड्डे अभी नए फिर बन जाएंगे, कुल मिलाकर के इनकी संख्या 19 हो जाएगी। ठीक है, एएमयू ना तो अल्पसंख्यक संस्थान और ना ही अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित है। ये सुप्रीम कोर्ट में इस पर जो है टिप्पणी की थी, उसी के बाद ये आया है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश करते हुए 1965 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला ने लोकसभा में दिए भाषण में कहा था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय ना तो मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित है और ना ही उनके द्वारा प्रशासित होता है। अनुच्छेद 30 के संबंध में कानूनी स्थिति है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल SC तुषार मेहता ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री छागला के 2 सितंबर 1965 को लोकसभा में दिए गए भाषण का यह अंश गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों की स्थापना करने और प्रबंधन का अधिकार देता है। गुरुवार को एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का समर्थन करने वालों की ओर से मुख्यतः कपिल सिब्बल ने ही दलील पेश की थी, लेकिन सरकार की ओर से मेहता ने कई बार हस्तक्षेप किया। बहस के दौरान 7 सदस्यीय संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 1965 में हुए भारत पाक युद्ध का भी जिक्र किया और पूछा कि यह युद्ध कब हुआ था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि MC छागला के 3 सितंबर 1965 को लोकसभा में दिए भाषण में कहा था कि हम इस समय अघोषित युद्ध की स्थिति में हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इसमें संशोधन के उद्देश्य पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इस तरीके से जो अंततः जो रिपोर्ट रही उसमें सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। ठीक है, उन्होंने एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल करने के 1981 के कानून संशोधन का भी जिक्र किया, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में दिए गए फैसले में निरस्त कर दिया था। इस तरीके से यह है, एएमयू ना तो अल्पसंख्यक संस्थान है और ना ही अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित है, और इस आधार पर इसमें टिप्पणी की गई है। प्रत्येक कोर्स के साथ इंटर्नशिप होगी अनिवार्य। चलिए आगे आते हैं। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। राजनीतिक मुद्दे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको सबको आप छोड़ दीजिए। महिला सशक्ति के संदर्भ में है, चूल्हा चौका छोड़ रामकाज में पहुंची आधी आबादी, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए, बीबो का बिजनेस मॉडल सुरक्षा के लिए चुनौती। बीबो ने रची असली लाभार्थी को छुपाने की साजिश, खुद को दिखाया हांगकांग की कंपनी की सब्सिडरी। देखिए किस तरीके से भारत में काम कर रही कंपनियों का जो मायाजाल है किस तरीके से सामने आ रहा है। ईडी ने बीबो इंडिया के बिजनेस मॉडल को देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती करार दिया है। जांच एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि बीबो इंडिया के बिजनेस मॉडल में असली लाभार्थी का कहीं अता पता ही नहीं है। भारत में बीबो इंडिया ने हांगकांग की एक कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड को सब्सिडरी के रूप में दिखाया है, जबकि कंपनी मूल रूप से बीबो चीन की सब्सिडरी है। इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में आ रही, निवेश कर रही, अब उनके भी डाकू, उनके भी जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों के आधार पर उनके राष्ट्रीय हितों पर चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। एक तरीके से ये भी एक समझ लीजिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम निवेश और कंपनियां, एक मुद्दा यहाँ पर ये बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरीके से आकर के और भारत की आर्थिक स्थिति को भी कमजोर करें, साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, क्योंकि बहुत बड़े डेटा को यहाँ से ले जा करके और उसका दुरुपयोग कर सकती है। इस रूप में दोनों ही मुद्दों पर ये आप देख सकते हैं।
चलिए, और बेहतर से युवा शक्ति के संकल्प से देश में ग्रामोदय का भाव हो रहा सशक्त। ये है आपके। हाँ, आर्थिक प्रगति में रोड़ा है रेवड़ियां। चुनाव सुधार के संबंध में आप देखें जिस तरीके से रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, वो रेवड़ियां क्या हैं? ये चुनाव आर्थिक प्रगति में भी क्या है, ये अत्यंत बोझ बन जाती है राज्यों के ऊपर जब राज्य कर्ज लेकर के और इन रेवड़ियों को पूरा करते हैं। इसलिए रेवड़ियों को बांटने की और रेवड़ियों की घोषणा करने की चुनाव में जो एक परंपरा चली उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। चलिए, आजकल देखिए सकारात्मक दिशा में भारत नेपाल संबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 दिवसीय नेपाल यात्रा सकारात्मक और मजबूत पहल के साथ संपन्न हुई है। यह यात्रा स्वयं एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि पिछले 8 वर्षों में भारत नेपाल रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले, परंतु पड़ोसी प्रथम की नरेंद्र मोदी सरकार की नीति को आगे बढ़ाते हुए भारत ने जिस प्रकार से नेपाल को अनेक क्षेत्रों में सहयोग प्रदान किया है, उससे दोनों देशों के बीच संबंधों में सकारात्मक बदलाव आया है। ठीक है, तो ये है भारत के पशुपतिनाथ मंदिर का दृश्य है। इसमें भारत के विदेश मंत्री हैं और नेपाल के मंत्री और कुछ मंत्री और महत्वपूर्ण नेता भी हैं। इस जो है यात्रा को बड़ी एक तरीके से काफी कुछ सफल यात्रा के रूप में देखा जा रहा है। आइए देखते हैं। सीमा समेत अनेक विवादित मुद्दों का समाधान। इसमें कहा गया है कि भारत और नेपाल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो ये आपके तीनों के लिए प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों के लिए मुद्दा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीमा नेपाल के साथ हमारी जो सीमा है, कैसे भारत और नेपाल के बीच हालिया सीमा विवाद नवंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी करने के साथ शुरू हुआ था। वस्तुतः नए मानचित्र की आवश्यकता भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पैदा हुई थी। नेपाल ने इस पर आपत्ति भी जताई थी जब काला पानी वाले क्षेत्र पर विवाद पैदा हुआ था। ठीक है, हालांकि भारत ने नेपाल के आरोपों का खंडन किया था और राजनयिक स्तर पर बातचीत की पहल जारी थी और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए विवाद को तोल दिया था। हालांकि अब ये सारे विवाद सुलझ गए हैं और भारत और नेपाल के संबंध अत्यंत मजबूत दिशा में है। ठीक है, भारत नेपाल संबंधों को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती से संबंधित था। यह अनूठी प्रथा 7 दशकों से जारी रही है, लेकिन 2022 में भारत में अग्निपथ योजना लागू होते ही नेपाल ने कहा कि वह अपने गोरखाओं को इस योजना में शामिल नहीं करेंगे। ये भी एक तरीके से महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन अब ये भी जो है एक तरीके से सुलझ गया है। तो भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है बहुत ही महत्वपूर्ण दौर में है और बेहतरीन है। एक तरीके से भारत की जो प्रथम पड़ोसी नीति है वो इससे सफल हो रही है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कवायदत जारी है। बजट पूर्व संगोष्ठी में रखते वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। ठीक है, साल के अंत तक आ जाएगी मेड इन इंडिया चिप। माइक्रोन की फैक्ट्री से बस 2024 में उत्पादन शुरू होने की संभावना है। भारत को ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सेमीकंडक्टर उद्योग के मानचित्र पर भारत का नक्शा भी दिसंबर 2024 के पहले स्थापित हो जाएगा। अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन के साणंद गुजरात में फैक्ट्री स्थित पहली चिप बन जाएगी। ये भी देख लिया, आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर अगर देखें तो दुनिया के सेमीकंडक्टर उद्योग के मानचित्र पर भारत का नक्शा भी दिसंबर 2024 के पहले स्थापित हो जाएगा और गुजरात के साणंद स्थित फैक्ट्री में पहली चिप इस साल के अंत तक आ जाएगी। टाटा समूह की तरफ से धोलेरा गुजरात में भी लगाई जाने वाली चिप फैक्ट्री से भी उत्पादन अगले वर्ष के मध्य से शुरू हो जाएगा। तो ये भी क्या है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। अब देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 9 कंपनियों का चयन किया। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ये भी अपने आप में क्या है, इसके लिए 9 कंपनियों का चयन किया गया है।
भारत को ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गिफ्ट सिटी, अब देखिए गिफ्ट सिटी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया कि गिफ्ट सिटी में काम करने वाली कंपनियों को सीधे गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की सूचीबद्ध उपलब्ध कराने की बात चली दे रही है। ठीक है, तो इससे क्या है, सरकार एक नई नीति बना रही है जिससे गिफ्ट सिटी में ग्रीन क्रेडिट्स, हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के प्रयोग में सुधार आएगा। ठीक है, ये बातें कही गई है कहाँ पर, गुजरात वाइब्रेंट सम्मेलन 2024 के अवसर पर ये बातें कही गई हैं। चलिए, तो ये है आपके महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी है आर्थिक क्षेत्र की है। आर्थिक क्षेत्र में आप देखेंगे क्रिप्टो के प्रति नजरियों में बदलाव नहीं है, अर्थात क्रिप्टो करेंसी के बारे में सरकार का पुराना रवैया ही चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी प्रकार से कोई छूट सरकार नहीं देने जा रही है, तो क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का पुराना जो रवैया था उसी को बनाए रखा गया है। तो ये है आपके कुछ महत्वपूर्ण न्यूज है इस संदर्भ में, आर्थिक न्यूज है ये। अस्थायी शांति के लिए, अस्थायी शांति के लिए फिलिस्तीन राष्ट्र का गठन जरूरी है, ब्लिंकन ने कहा है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों तरफ से इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास करना चाहिए। अमेरिका ने निखिल गुप्ता को सबूत देने से किया इनकार। खालिस्तानी आतंकी गुरपंथ सिंह पन्नू की हत्या की कथित असफल साजिश मामले में भारतवंशी निखिल गुप्ता के वकीलों ने अमेरिकी सरकार से सबूत मांगे थे। सरकार ने उपलब्ध कराने से मना कर दिया, साथ ही कहा कि यह तभी उपलब्ध कराया जाएगा जब वह न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश होगा। चलिए, तो ये है आपका मानवाधिकार उल्लंघन का सामना करना पड़ रहा है। निखिल गुप्ता के वकीलों ने अदालत के दस्तावेज में उल्लेख किया कि गुप्ता हिरासत में रहते हुए मानवाधिकार के उल्लंघन का सामना कर रहे हैं। प्रस्ताव में गुप्ता के परिवार का हवाला देते हुए कहा गया कि उनके पास गुप्ता तक सीमित पहुंच है, उन्हें काउंसलर पहुंच की अनुमति नहीं है और प्राग में हिरासत में बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देखें कि निखिल गुप्ता इसको इस समय इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। शेख हसीना ने 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू देने की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल में 25 मंत्री और 11 राज्य मंत्री हैं। बांग्लादेश के पहले पीएम की बेटी भी बनी है मंत्री, ये भी एक बड़ी बात है। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई है 5वीं बार। हसीना ने गुरुवार को 5वीं बार बांग्लादेश के पीएम पद की शपथ ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान कई राजनेता, विदेशी राजनयिक भी मौजूद रहे। देश की 12वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे, उनका लगातार चौथा और कुल 5वां कार्यकाल है। हसीना की पार्टी ने 300 सदस्यीय संसद में 223 सीटें जीती हैं। ठीक है, और इनके मंत्रिमंडल में 25 मंत्रियों, 11 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। हसीना ने अपने नए मंत्रिमंडल से विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन, वित्त मंत्री AHM मुस्तफा कमाल, योजना मंत्री अब्दुल मन्नान, कृषि मंत्री अब्दुल रज्जाक जैसे दिग्गजों को हटा दिया है और मंत्रिपरिषद की नई सूची में 14 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद की बेटी सिमिन हुसैन रिमी राज्य मंत्रियों की सूची में नामित की गई है। तो एक तरीके से नई मंत्रिपरिषद है, इस पर भी प्रश्न आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। चीन और मालदीव ने एक दूसरे के सुर में सुर मिलाया। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने एक चीन नीति का किया समर्थन। मालदीव के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का चीन ने किया विरोध। मालदीव के राष्ट्रपति के चीन दौरे के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के सुर में सुर मिलाया है। जहां बिना किसी देश का नाम लिए हुए चीन ने गुरुवार को कहा कि वह मालदीव के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करता है। वहीं मालदीव ने कहा कि चीन की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने वाले किसी भी बयान या कार्यवाही का वह विरोध करता है। वह ताइवान के साथ किसी भी प्रकार का आधिकारिक संबंध विकसित नहीं करेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन की राजनयिक यात्रा की है। शीर्ष चीनी नेताओं के साथ मुइज्जू की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में कहा गया है, दोनों पक्ष अपने अपने मूल हितों की रक्षा में एक दूसरे की दृढ़ता से संबंध करते हैं। तो मालदीव ने कहा कि वह एक चीन सिद्धांत के प्रति दृढ़ता जताता है और पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है और ताइवान चीन का अविभाज्य हिस्सा है। वहीं चीन ने भी मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखने में द्वीप राष्ट्र का समर्थन करता है। एक तरीके से चीन के संपूर्ण प्रभुत्व में मालदीव आ गया है। मालदीव और चीन का जो संबंध हो पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़ गया है। अब भारत को यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत को किसी भी रूप में
इस समय जो वहाँ की सरकार है ताइवान जो है मालदीव की, उनके साथ बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से काम करना, कोई ऐसा विरोध भी नहीं करना है, लेकिन हमें अपने नीतियों को बड़े ही सुगमतम तरीके से संचालित करते रहना है। ओमान के करीब समुद्र से तेल टैंकर फिर से अगवा कर लिया गया है। ठीक है, ये लगातार मामला चल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस के साथ युद्ध विराम से इनकार कर दिया गया है। लाल सागर में व्यवधान से प्रभावित निर्यात को बचाने में जुटा भारत। हाउती के हमलों की संयुक्त राष्ट्र ने भी की है निंदा। ठीक है, लाल सागर इस समय बड़ा ही चर्चा में है। तो लाल सागर में हाउती विद्रोहियों के उत्पाद से भारतीय निर्यात प्रभावित होना तय माना जा रहा है। इस प्रभाव को कम करने के लिए वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने चौतरफा प्रयास करना प्रारंभ किया है। अगले सप्ताह विदेश, वित्त और रक्षा मंत्रियों के साथ रणनीतिक बैठक भी होने जा रही है और एक तरीके से लाल सागर का रूट प्रभावित होने से बचाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। कंटेनर के दाम भी 400% तक बढ़ गए हैं और शिपिंग कंपनियां भी माल भेजने के पहले के मुकाबले कई गुना अधिक शुल्क वसूल रही हैं। अब यूरोप और अमेरिका माल भेजने के लिए केप ऑफ गुड होप रूट का इस्तेमाल हो रहा है, जो काफी लंबा है। लाल सागर से सिर्फ 8% व्यापार हो रहा है। लागत अधिक होने से निर्यातक सीमित मात्रा में माल भेज रहे हैं, जिससे उनका स्टॉक भी बढ़ता जा रहा है। तो एक तरीके से भारतीय निर्यात को होने वाले नुकसान का जल्द ही आकलन भी किया जाएगा और लाल सागर में भारतीय निर्यात 20 से 30 अरब डॉलर की कमी आ रही है। तो एक तरीके से भारत के निर्यात को एक बड़ी चुनौती पैदा हुई, कहां से? लाल सागर से। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में, IR के संबंध में आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाउती के हमलों की संयुक्त राष्ट्र ने भी निंदा की है। हाउती विद्रोही लगातार लाल सागर में व्यावसायिक जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं। निसार सैटेलाइट पर साथ काम कर रहे हैं इसरो और नासा। इसरो और नासा रडार सैटेलाइट्स, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। तो पूछा जा सकता है निसार क्या है, आपके प्रीलिम्स और इंटरव्यू दोनों पूछा जा सकता है। जनवरी 2024 में दक्षिण भारत में किया जाना है, इसे लॉन्च किया जाना है। चलिए, शिवम की सर्वश्रेष्ठ पारी से जीता भारत। वे तो लगातार चल ही रहा है। भारत ने पहले T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। ऑलराउंडर के लिए दुबे बने प्लेयर ऑफ द मैच। निशानेबाजी में रिदम ने भारत को दिलवाया 16वां ओलंपिक कोटा। ये है चल रहा है। पेरिस ओलंपिक का कोटा प्राप्त करने वाली भारत की 16वीं निशानेबाज बन गई है। इन्होंने एशियाई क्वालीफाई में 25 मीटर शूटर के साथ कांस्य पदक जीता है। तो ये हो गया। गिलानी और मसरत के संगठनों की सभी संपत्तियां व खाते होंगे जब्त। ये है इस समय जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन जम्मू कश्मीर का जो चल रहा है, जिसमें NIA और ED किस प्रकार से वहां के लोगों के लिए काम कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो तरीके हुर्रियत कश्मीर और मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को प्रतिबंधित करने के बाद इन दोनों अलगाववादी संगठनों की संपत्तियां और बैंक खाते जब्त किए जा रहे हैं। ये इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे हम हर तरीके से जो टेरर फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग को हम पूरी तरीके से तभी ध्वस्त कर सकते हैं, पूरे टेरर गिरोह को तभी नष्ट किया जा सकता है जब हम उनके ऊपर उनका हम फंडिंग करना उनका बंद कर दें। उनकी जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी तो वो कमजोर हो जाएंगे। ये है आपका वैज्ञानिक दृष्टि से। देखिए, डॉक्टरों ने खोजा पेट में पानी भरने का कारण। लखनऊ के संजय गांधी PGI में हुआ शोध। आंत की सूजन कम करके दिलाएंगे लीवर खराबी से पीड़ित मरीजों को राहत। तो ये है आपके PGI लखनऊ में ये महत्वपूर्ण खोज हुई है। और आप देखेंगे विज्ञानियों ने अवसाद से जुड़े 200 से अधिक जीनों की भी पहचान की। ये भी एक अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान है। बाकी ये आपकी आज की महत्वपूर्ण न्यूज रही है और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे आपने देखा कि किस तरीके से आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप जानते हैं आपका UPPCS का इंटरव्यू का अंतिम दिन है आज। साथ ही साथ आपके UPSC का इंटरव्यू तेजी से चल रहा है। तो आपके UPSC और UPPCS दोनों के इंटरव्यू के लिए रामबाण है। साथ ही साथ आने वाले EPFO के इंटरव्यू के लिए भी ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट न्यूज आज आपकी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू पर आधारित रही है। तो आज की क्लास यहीं तक।